जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 47, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 8। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था वोटिंग सिस्टम और सर्विसेज। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉक्सी एंड रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट। वोटिंग सिस्टम में हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी जो जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग में वोटिंग सिस्टम है दो तरह के, यानी जो भी फैसला होगा, जो भी रेजोल्यूशन पास होगी, उस पे जो वोट्स कास्ट किए जाएंगे, तो वोट कास्ट करने के दो तरीके हैं, एक है शो ऑफ हैंड और एक है पोलिंग। ठीक है, जो प्रेफर्ड मेथड है वो कौन सा है? शो ऑफ हैंड, जो कि एट फर्स्ट इंस्टेंस शो ऑफ हैंड यूज किया जाता है। एट फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब किसी भी मैटर के ऊपर कोई फैसला होना है तो पहले शो ऑफ हैंड के जरिए से फैसला किया जाएगा। हाँ, अगर चेयरमैन खुद से ऑप्ट करे या 10% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर डिमांड करे तो फिर डायरेक्ट पोलिंग हो सकती है। ठीक है, वरना पहले शो ऑफ हैंड के जरिए से डिसीजन होगा। शो ऑफ हैंड में हर मेंबर का एक वोट होता है और प्रॉक्सी वोट कास्ट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो राइट ऑफ प्रॉक्सी में पढ़ा था कि प्रॉक्सी जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। याद रखिए वो पोलिंग के कंटेक्स्ट में था। ठीक है, कि पोलिंग में प्रॉक्सी वोट कास्ट कर सकता है, शो ऑफ हैंड में प्रॉक्सी वोट कास्ट नहीं कर सकता। उसका एक वोट होगा और चेयरमैन काउंट करेगा वोट्स को और अनाउंस करेगा रिजल्ट को। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले भी पोल को डिमांड किया जा सकता है और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद भी पोल को डिमांड किया जा सकता है। कौन लोग पोल को डिमांड कर सकते हैं? दो। एक तो चेयरमैन खुद से ऑप्ट कर सकता है और दूसरा ऐसे मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर है। अच्छा, 10% वोटिंग पावर में प्रॉक्सी भी शामिल है, यानी प्रॉक्सी का भी ये राइट है कि वो पोल डिमांड कर सकता है। वोट शो ऑफ हैंड में कास्ट नहीं करेगा, लेकिन पोल डिमांड करना चाहे तो प्रॉक्सी भी कर सकता है। फिर इसके बाद हमने पोलिंग में पढ़ा था। पोलिंग का क्या तरीकाकार होगा कि जब डिमांड किया जाएगा या चेयरमैन खुद ऑप्ट करेगा, पोलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी और इसमें प्रॉक्सी जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। हर मेंबर के वोट्स होंगे अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डिंग। जितनी शेयर होल्डिंग जिसके यानी ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होगा जिस मेंबर के पास, उसके वोट्स की तादाद ज्यादा होगी। ठीक है, और पोल कंडक्ट करवाया जाएगा विद इन 14 डेज ऑफ डिमांड। ठीक है, ये हमने टाइम ऑफ टेकिंग पोल कल हमने स्टडी नहीं किया था शायद। हाँ जी, तो ये हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। दो कंसेप्ट, टाइम ऑफ टेकिंग पोल और स्टेट ऑफ रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। अच्छा, इसमें इनको ध्यान से समझिएगा, खासतौर पर टाइम ऑफ टेकिंग पोल ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभार ये भी पूछ सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है ये प्रॉब्लम कंसेप्ट। टेकिंग पोल, देखिए पोल कलम की बात हुई थी, पोलिंग करवाने के लिए कुछ इंतजाम करने होते हैं जिसमें कुछ दिन लगते हैं, इसलिए लॉ ने टाइम दिया हुआ है 14 डेज का, यानी पोल कंडक्ट करवाया जाएगा 14 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन पोल डिमांड किया गया, यानी जिस दिन जनरल मीटिंग में पोल डिमांड किया गया, उसके 14 डेज के अंदर अंदर जो पोल कंडक्ट करवाया जाएगा। हाँ, लेकिन दो तरह के मैटर्स ऐसे हैं जिन पे पोलिंग अगर करवानी है तो वो इमीडिएटली करवाई जाएगी। वो कौन से हैं? एक, और आप जब इनकी एग्जांपल सुनेंगे कि कौन से मैटर्स के ऊपर इमीडिएट पोलिंग की जरूरत है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि बाकी इनके ऊपर इमीडिएटली पोलिंग ही होनी चाहिए। पहला, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, कि ये जो मीटिंग है इसको चेयर कौन करेगा। ठीक है, जो चेयरमैन का अगर इलेक्शन करवाना है मीटिंग के चेयरमैन के लिए तो वो इमीडिएटली उसी मीटिंग में पोलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। और अगर मीटिंग को एडजॉर्न करने का डिसीजन हो तो वो भी जाहिर है उसी सेम डे में करवाना होगा, क्योंकि सेम डे में डिसीजन करना मीटिंग एडजॉर्न की जाए कि नहीं। इन दो मैटर्स के अलावा, इन दो मैटर्स की जो पोलिंग होगी वो इमीडिएटली होगी, जैसे डिमांड किया फौरन। इसके अलावा बाकी जितने भी मैटर्स हैं विद इन 14 डेज का टाइम है। विद इन 14 डेज जो भी अरेंजमेंट्स करनी है वो करेंगे। और ये अरेंजमेंट किसने करनी है? चेयरमैन ने, उसकी जिम्मेदारी है। और एक अहम कंसेप्ट यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, मीटिंग फर्ज कीजिए हुई 10 तारीख को, पोलिंग हो रही है 22 तारीख को। याद रखिए 22 तारीख को मीटिंग नहीं हो रही, पोलिंग हो रही। मीटिंग नहीं हो रही, पोलिंग हो रही है, लेकिन वो पोलिंग अलहदा से है, वो पूरी की पूरी मीटिंग दोबारा कंडक्ट नहीं की जाएगी। एक कंसेप्ट है पोलिंग का, एक कंसेप्ट है एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का। एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है, पोलिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है, ये ध्यान से समझिएगा। एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट क्या है कि मीटिंग हो रही है, अब मीटिंग में फॉर एग्जांपल 10 एजेंडा आइटम्स थी, शाम तक 6 एजेंडा आइटम्स कंप्लीट हुई, फैसला ये 4 रह गए, फैसला ये किया गया 4 जो है वो नेक्स्ट कोई डेट रख लेते हैं। तो नेक्स्ट डेट अगले साल नहीं होगी, यानी ये नहीं कहा जाएगा कि अब अगले साल फैसले करेंगे, नहीं, बल्कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 2 हफ्ते के बाद, नॉर्मली हफ्ते के बाद की डेट रखी जाती है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 7 दिन के बाद फैसला हुआ कि अब 7 दिन के बाद
हम मीटिंग एडजॉर्न करते हैं आज और 7 दिन के बाद इसे दोबारा से रिज्यूम करेंगे। तो ये जो मीटिंग है, जो अब फर्ज कीजिए अगर आज 10 तारीख है, एडजॉर्न होके 17 तारीख को मीटिंग हो रही है, तो 17 तारीख को जो एडजॉर्न मीटिंग है ये भी मीटिंग है, मीटिंग का ही हिस्सा है ये भी मीटिंग। तो एडजॉर्न्ड मीटिंग एक जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग का हिस्सा है, लेकिन पोलिंग जो है वो जनरल मीटिंग का हिस्सा नहीं। ये दोनों में डिफरेंशिएशन आपको इसलिए करवा रहा हूं कि लॉ ने एक जगह पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन पास पोलिंग के जरिए, जैसे फर्ज कीजिए आज है 10 तारीख और एग्री हुआ कि पोलिंग डिमांड की जाएगी, पोल कंडक्ट करवाया गया 22 तारीख को, 22 जून को पोलिंग कंडक्ट करवाया गया और 10 तारीख एक मैटर के ऊपर पोलिंग डिमांड की गई, फैसला हुआ 22 जून को पोलिंग करवाई जाएगी। और इसी मीटिंग में यानी 10 तारीख को जो मीटिंग है, इसमें मीटिंग होती रही, कुछ मामलात के ऊपर फैसले होते रहे, कुछ मामलात के ऊपर डिसीजन नहीं हो सका, तो डिसाइड हुआ कि 17 जून को मीटिंग एडजॉर्न हो गई और बाकी के फैसले 17 जून को होंगे। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि पोलिंग में अगर कोई डिसीजन होता है कि ये रेजोल्यूशन पास करनी है, उसकी इफेक्टिव डेट, उस रेजोल्यूशन की, उस फैसले की इफेक्टिव डेट कब से होगी? विद इफेक्ट फ्रॉम 10 या विद इफेक्ट फ्रॉम 22? ये कंसेप्ट लॉ कहता है उसकी डेट होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 10, इसलिए कि 22 को तो कोई मीटिंग हुई ही नहीं, और मीटिंग हुई ही नहीं तो ये कैसे कहा जा सकता है कि 22 को रेजोल्यूशन पास हुई? बे रेजोल्यूशन तो मीटिंग में पास होती है, और 22 को कोई मीटिंग हुई ही नहीं, मीटिंग नहीं हुई तो कोई रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई। तो इस पोलिंग की जो भी फैसला होगा, इसकी इफेक्टिव डेट क्या समझी जाएगी? 10। लेकिन इस केस में देखें, एडजॉर्न मीटिंग 17 को ही, 6 फैसले 10 को हो गए, 4 फैसले 17 को हुए। अब जो फैसले डिसीजन एडजॉर्न मीटिंग को हुए 17 जून को, उनकी इफेक्टिव डेट कब समझी जाएगी? ओरिजिनल मीटिंग की डेट या एडजॉर्न मीटिंग की डेट? एडजॉर्न मीटिंग की डेट, क्योंकि 17 जून बहरहाल एक मीटिंग की डेट है, 17 जून को मीटिंग कंडक्ट हुई है। तो लॉ ये कहता है एडजॉर्न मीटिंग में जो फैसले होते हैं, एडजॉर्न मीटिंग में जो फैसले होते हैं, जो रेजोल्यूशन पास होती है, उनकी इफेक्टिव डेट होगी डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग, नॉट अर्लियर। नॉट अर्लियर, नॉट अर्लियर का मतलब क्या है कि ओरिजिनल मीटिंग वाली डेट नहीं होगी, यानी जो फैसले एडजॉर्न मीटिंग में पास हुए उनकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग। दोनों में फर्क समझ आए? पोलिंग में और एडजॉर्न मीटिंग की इफेक्टिव डेट क्या होगी? जी जी पूछिए। क्या एडजॉर्न मीटिंग के अंदर पोलिंग डिमांड कर सकते हैं? यस। अब एडजॉर्न मीटिंग में जो पोलिंग डिमांड की जाएगी, जैसे 17 जून को पोलिंग डिमांड की गई, फैसला हुआ कि वो 28 जून को कंडक्ट करवाई जाएगी, उसमें जो फैसला होता है उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? 17 जून। 17 जून, ठीक है। यानी अगर मीटिंग हो रही है, चाहे ओरिजिनल चाहे एडजॉर्न मीटिंग, उसमें जो भी फैसले होंगे वो उस मीटिंग की डेट के समझे जाएंगे। लेकिन पोलिंग में चूंकि सिर्फ पोलिंग होती है, कोई मीटिंग सारी दोबारा कंडक्ट नहीं हो रही, उसकी इफेक्टिव डेट डेट ऑफ मीटिंग जिसमें पोलिंग डिमांड की गई थी उससे इफेक्टिव होंगे। क्लियर? ये था हमारा कंसेप्ट टाइम ऑफ टेकिंग पोल और स्टेटस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। अगर ओके है तो मुझे बताएं, हम क्वेश्चन की तरफ चलें, वरना कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। चेयरमैन के खिलाफ, चेयरमैन को रिमूव करना है अगर, देखिए वो तो जो चेयरमैन हो वो जनरल मीटिंग में थोड़ी रिमूव होगा, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिमूव कर देंगे अपनी मीटिंग में। वो देखिए चेयरमैन बोर्ड मीटिंग का डायरेक्टर का चेयरमैन है ना, ठीक है, तो जिस तरीके से इनको हेड करेगा, लेकिन उसको रिमूव करना तो बोर्ड मीटिंग के जरिए से करेंगे। जी चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल के लेक्चर में चूंकि हमारा कंसेप्ट ये वाला रह गया था तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो सके थे। आज का होम असाइनमेंट किया आपने? यस सर। चलिए ठीक है, शाबाश। अब आपने देखना है कि जो होम असाइनमेंट में आपने चीजें की हैं डिस्कशन के मुताबिक ही हैं कि किसी जगह पे अगर फर्क हो तो पूछ लीजिएगा। जी पॉज कीजिएगा। जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 के क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 10A XYZ Limited posted letters containing the notice to its members by post on 2nd February by properly addressing, prepaying and posting for its AGM to be held on 27 February। यानी उसने 25 दिन पहले, AGM 27 फरवरी को होगी, उसने उसे 25 दिन पहले 2 फरवरी को ही नोटिस सेंड कर दिए। और नोट कीजिए वो कह रहे हैं मैंने प्रॉपरली पोस्ट किया इनको, स्टैम्प किया इनको।
फिर कह रहे हैं वन ऑफ द लेटर एड्रेस टू जाहिद वाज डिलेड बाय 15 days ड्यू टू एरर बाय रेलिवेंट पोस्टल स्टाफ। पोस्टल स्टाफ के एरर की वजह से डिले हो गया 15 दिन। लेटर्स आर यूजुअली डिलीवर्ड विद इन 2 days बट जाहिद रिसीव्ड इट ऑन 19 February। जाहिद हैज क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ एजीएम ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन डिलीवरी ऑफ नोटिस व्हिच वाज रिसीव्ड जस्ट 8 days एंड नॉट एट लीस्ट 21 days बिफोर एजीएम। इज जाहिद्स क्लेम वैलिड? क्यों? तो उसको मिला नहीं क्योंकि हाँ जी आपको याद है पढ़ा था एक्सीडेंटल ओमिशन और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस बाय मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग। तो अगर कंपनी ने प्रॉपरली स्टैम्प लेटर जो है नोटिस पोस्ट कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की पूरी होगी। अगर किसी मेंबर को नोटिस रिसीव नहीं होता जनरल मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। लॉ क्या एज्यूम करेगा? कब ये नोटिस डीम टू हैव डिलीवर्ड कब एज्यूम किया जाए? और यानी उसने 2 तारीख को सेंड किया तो 2 दिनों में पहुंच जाता है। इसका मतलब है लॉ एज्यूम करेगा कि 4 फरवरी को नोटिस पहुंच गया था। तो ये बिल्कुल 4 फरवरी और 27 फरवरी, हाँ 21 दिन से ज्यादा का टाइम है। इसका मतलब है कि ये नोटिस वैलिड है। क्लियर? बी आजम बाबर एंड चांद नेम्स इन अकॉर्डेंस विद सीक्वेंस इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर जॉइंट शेयर होल्डर ऑफ 5% शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। ए बी और सी तीनों जॉइंट शेयर होल्डर हैं और रजिस्टर ऑफ मेंबर के नाम भी इसी सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, यानी पहले आजम का, फिर बाबर का, फिर चांद का। XYZ लिमिटेड सेंड नोटिस फॉर एजीएम ओनली टू बाबर। आजम एंड चांद क्लेम दैट दे शुड हैव रिसीव्ड द नोटिस इंस्टेड। इज क्लेम ऑफ आजम एंड चांद वैलिड? आजम का क्लेम वैलिड है। क्यों क्लेम वैलिड है? इसका नाम पहले है, उसे नोटिस मिलना चाहिए। यानी ये फैसला कंपनी का ठीक था कि सिर्फ एक शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन किस शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाएगा? यहां पे गलती कर गए, जिसका नाम पहले है उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए, यानी आजम को। आजम का क्लेम वैलिड है, चांद का क्लेम वैलिड नहीं है। सूरज कहाँ है इसके? सूरज कहाँ? आजम को प्यार से सूरज कहते हैं। ये आजम ने बताया था आपको। सी XYZ लिमिटेड रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम ऑफिशियल असाइनी ऑफ साजिद। असाइनी क्या होता है भाई? जो कोर्ट, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोर्ट अपॉइंट करती है। शाबाश। ऑफिशियल असाइनी नहीं। One of its members informing XYZ Limited of insolvency of Sajid and his appointment as official assignee with relevant particulars and documents। यानी XYZ Limited को नोटिस मिला। नोटिस किसकी तरफ से आया? नोटिस आया साजिद के असाइनी की तरफ से। साजिद कौन है? साजिद शेयर होल्डर है कंपनी का। उसके असाइनी ने, उसके लिक्विडेटर ने नोटिस भेजा कि भाईजान ये इंसॉल्वेंट हो गया है, अब इसकी जगह पे सारी कम्युनिकेशन आपने मेरे साथ करनी है। और इसने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिए जिसमें कोर्ट का ऑर्डर भी होगा। XYZ Limited is in process of calling an AGM. Whom should XYZ Limited send notice of meeting? आपको पता है जब कोई इंसॉल्वेंट होता है उसके असाइनी पॉइंट हो जाता है और उसके सारे राइट्स असाइनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब की बात जो AGM का नोटिस आएगा असाइनी का जाएगा। क्लियर? 11 On declaration of result of voting in the annual general meeting by the chairman of AS Limited। On declaration का मतलब क्या है कि वोट्स कास्ट हो गए, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया कि रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं। एक पब्लिक कंपनी एस लिमिटेड, फ्यू शेयर होल्डर्स डिमांडेड ए पोल। कुछ शेयर होल्डर ने कहा ठहर जाएं, शो ऑफ हैंड के जरिए से वोटिंग हुई है, अब पोल कीजिए। डिमांड कैसे पता चला शो ऑफ हैंड के जरिए से वोटिंग हुई है? उन्होंने पोल डिमांड किया तो उसका मतलब पहले वोटिंग पोलिंग के जरिए नहीं हुई, शो ऑफ हैंड के जरिए से हुई है। कुछ शेयर होल्डर, चेयरमैन रिफ्यूज टू होल्ड द पोल एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड। चेयरमैन ने पोल को रिफ्यूज कर दिया और कहा फैसला शो ऑफ हैंड के जरिए से ही होगा। चेयरमैन ने सही किया कि गलत? हाँ, ये डिपेंड करता है कि कितने शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट की थी। अगर तो रिक्वेस्ट की थी 5%, 10% से 5%, 5% कहां पड़ा था? मीटिंग कॉल करने के लिए जो मेंबर्स, वो 5% था, 10% था, 5% रेजोल्यूशन था। जब मेंबर्स ने रेजोल्यूशन प्रपोज करनी हो तब 5% था। जब मीटिंग कॉल करनी हो मेंबर ने तब, हाँ शाबाश शाबाश, 10%, तब 10% था। तो यहाँ पे भी पोलिंग कॉल करने के लिए भी 10%। अगर तो जो फ्यू शेयर होल्डर्स हैं ये इनके पास 10% वोटिंग पावर थी तो फिर चेयरमैन ने गलत किया, और अगर 10% वोटिंग पावर नहीं थी, इससे कम थी, तो फिर चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, अगर 7% वोटिंग पावर होती है इनके पास, लेकिन चेयरमैन कहता चलो करवाते हैं पोलिंग, तो सही करवा सकता है, उसके अपने पास भी पावर है।
उसके अपने पास पावर नहीं है, करवा सकता है वो। हाँ जी, यानी जी हाउ वुड यू असेस वेदर और नॉट द चेयरमैन डिसीजन ऑफ नॉट होल्डिंग पोल वाज वैलिड? हाउ वुड यू असेस? हम असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग बाय शेयर होल्डर्स। एक्सप्लेन वेदर द चेयरमैन कैन डिले द होल्डिंग ऑफ पोल टू ए डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एजीएम। बिल्कुल, लॉ ने उसे 14 डेज दिए, लेकिन दो तरह की ऐसे हैं मामला जिन पे पोलिंग को डिले नहीं करवाया जा सकता, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग के बाद। ये डिसीजन इमीडिएटली होंगे, इनकी पोलिंग इमीडिएटली होगी, बाकी मैटर्स की पोलिंग 14 डेज तक डिले की जा सकती है, वो विद इन 14 डेज कंडक्ट करवानी होगी। 12. Mr. Shkil has significant shareholding in various public and private companies. He is not satisfied with some of the resolution passed by such companies by show of hands. वो कहता है शो ऑफ हैंड क्या चक्कर है, ये शो ऑफ हैंड के रेजोल्यूशन पास करते रहते हैं, मैं मुतमिन नहीं उसे। You are required to advise him as regards the following. What condition would he need to satisfy if Mr. Shaheen wishes to request for report? 10% of voting power. B. Explain whether a company is required to oblige him if he wishes to satisfy himself about the validity of result of voting by poll. क्या वो अगर वोट की तसल्ली करना चाहे, किस में, शो ऑफ हैंड में? बाय पोल लिखा हुआ है, शाबाश बोलिए। तो कैसा, बिल्कुल, चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स कैन स्क्रूटनाइज वोट। स्क्रूटनाइज का मतलब गिनती गिनेंगे, वो जब बैलेट बॉक्स खोला जाएगा उसमें से वोट्स बरामद होंगे, एक एक करके उनको गिनेंगे, तो साथ में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। मारिया लिमिटेड एजीएम was scheduled and conducted on 17th August 2020, in which a resolution for change of registered office was among the other business to be transacted. However, the meeting was adjourned to 31st August 2020. यानी ओरिजिनल मीटिंग हुई थी 17 को, फिर adjourned मीटिंग हुई 31 को, and then the resolution for change of registered office was passed. ओरिजिनल मीटिंग 17 को ही, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करनी थी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, 17 को नहीं, मीटिंग एडजॉर्न हुई 30 को, पास हुई 30 को, 31 को। When will this resolution be deemed to have been passed? 31 ओरिजिनल मीटिंग की डेट नहीं, क्यों नहीं भला? क्योंकि ये एडजॉर्न मीटिंग का केस है, पोलिंग का केस नहीं है। एडजॉर्न मीटिंग पे जो भी रेजोल्यूशन पास होंगी वो एज इफेक्टिव हैं जैसा कि ओरिजिनल मीटिंग में पास हो, लेकिन उनकी डेट जो इफेक्टिव होगी वो डेट ऑफ एडजॉर्न मीटिंग होगी, नॉट अर्लियर। ऐसे क्लियर? क्वेश्चंस हो गए, चले। अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ। आज जो कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं वो है प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉक्सी और रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, एक कंपनी के मेंबर्स बहुत से हो सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल पर्सन हो ये जरूरी है? नहीं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी। डायरेक्टर्स के केस में नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, मेंबर्स के केस में नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है। आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल। आर्टिफिशियल कौन होता है? कोई दूसरी कंपनी या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल पर्सन ही है, नेचुरल पर्सन थोड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीटिंग में जो मेंबर्स हैं उनका राइट है कि मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। एग्री करते हैं? अच्छा, ये जो मीटिंग मेंबर्स का राइट है मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, ये राइट नेचुरल पर्सन के केस में तो समझ में आता है कि नेचुरल पर्सन मीटिंग को अटेंड करें। बजाते खुद आर्टिफिशियल पर्सन कैसे अटेंड कर सकते हैं? उनकी तो कहीं भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो अपने बिहाफ पे किसी ना किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेंगे। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन है इसमें जेल में रखिएगा, दो एग्जांपल्स हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी और दूसरा गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लोग ये भी मेंबर्स हैं कंपनी के। बैंक भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बैंक भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ये कंपनी के मेंबर्स तो हैं लेकिन कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, पर्सनली नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? अपने बिहाफ पे किसी को अपना नुमाइंदा अपॉइंट कर दें, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। लफ्ज रिप्रेजेंटेटिव अलग कंसेप्ट है। एक और लफ्ज है
प्रॉक्सी, इसका मतलब कुछ हो रहा है। पहले बताइए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझ आ गया। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन की जगह पे, आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे कोई भी नेचुरल पर्सन जब मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? ये कौन है? ये रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का, इस गवर्नमेंट का, इस बॉडी कॉर्पोरेट का, ये रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा ये बताइए, आर्टिफिशियल पर्सन किसी को अपना नुमाइंदा अपॉइंट कर सकती है? क्या नेचुरल पर्सन को हो सकता है जिस दिन मीटिंग को उसे कोई अशद काम आ पड़ा या उसकी तबीयत खराब हो जाए, मर जाए नहीं, खराब हो, तो क्या वो नेचुरल पर्सन किसी को अपना नुमाइंदा बना के मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है? इसका जवाब है यस, भेज सकता है। एक दिन पहले तो मैंने कहा ही नहीं है, एक दिन पहले नहीं कहा मैंने, वैसे कहा एग्जाम, ठीक है, तो बना के भेज। इस नुमाइंदे को कहते हैं प्रॉक्सी। लफ्ज प्रॉक्सी में और रिप्रेजेंटेटिव में फर्क ज़हन में रखिएगा। प्रॉक्सी है नेचुरल पर्सन ने जो अपॉइंट किया हो कि उस नेचुरल पर्सन की जगह पे जाके मीटिंग अटेंड करेगा, वो है प्रॉक्सी। और अगर किसी आर्टिफिशियल पर्सन ने अपॉइंट किया हो किसी बंदे को, उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। असल में एक फर्क होता है। हालांकि बुक में एक जगह पे ना उसने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव को भी प्रॉक्सी वाले कंसेप्ट में ऐड कर दिया, हालांकि अलग होना चाहिए। फर्क क्या है दोनों में भला? प्रॉक्सी के लिए प्रॉक्सी फॉर्म यूज होता है, जबकि किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यूज होता है। उसके लिए प्रॉक्सी फॉर्म नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म कब यूज होता है? जब कोई नेचुरल पर्सन अपने बिहाफ पे किसी और नेचुरल पर्सन को कहे जाके मीटिंग अटेंड करो में, और जो रिप्रेजेंटेटिव है ये कब अपॉइंट होता है? जब कोई आर्टिफिशियल पर्सन किसी नेचुरल पर्सन को कहे जाओ जाके मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करो। रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी में फर्क समझ आ गया? चलिए पहले कौन सा कंसेप्ट समझाओ? जो एग्जाम में कम टेस्ट करता है कि जो एग्जाम में ज्यादा टेस्ट करता है? पहले ज्यादा वाला कंसेप्ट। चलिए फिर पहले प्रॉक्सी की तरफ आ जाते हैं। प्रॉक्सी का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा हर उस कंपनी में जिसका शेयर कैपिटल है। रिक्वायरमेंट क्या है? जब कभी किसी जनरल मीटिंग का नोटिस बनाया जाएगा, उस नोटिस में कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। वो इंफॉर्मेशन में कुछ प्रॉक्सी से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। 3 चीजें हैं प्रॉक्सी से रिलेटेड। कोई बता सकता है क्या? 3? हाथ उठा के ऐसे नहीं सोए हुए थे पहले। जब किसी भी जनरल मीटिंग का नोटिस तैयार होता है ना, उसमें प्रॉक्सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है जनरल मीटिंग के नोटिस में। वो इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू अटेंड, वोट एंड स्पीक एट, यानी प्रॉक्सी के राइट्स लिखे होते हैं। प्रॉक्सी फॉर्म भी होता है, दो पोल डिमांड कर सकता है। ये तो राइट्स ऑफ प्रॉक्सी में आ गया ना, वो भी राइट में आ गया। कोरम के लिए उसे काउंट किया जाएगा वोटिंग पावर को, ये भी उसके राइट्स में आ गया। मेंबर का राइट कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। शाबाश देखिए क्या मतलब, एक उसने बताया, 2 इसने बताए हैं, तो उसको ही नाम मिलना चाहिए। 3 पूछे थे ना, उनका 1 वोट था, इनके 2 पॉइंट्स, तो मेजोरिटी की बेस पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गई है बस। असल में देखें 2 चीजों में फर्क है। एक है मेंबर का राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ये अलग पॉइंट है, और दूसरा है प्रॉक्सी के राइट्स जो जनरल मीटिंग में होंगे, वो अलग पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है। एक है मेंबर का राइट, मेंबर को ये कहा जाता है भाईजान आपका राइट है, आप अगर चाहें तो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर ले, और फिर लिखा जाता है प्रॉक्सी के पास क्या क्या राइट्स होंगे अगर आप उसको अपॉइंट करते हैं तो। 2 चीजें। और तीसरी चीज क्या होती है? प्रॉक्सी फॉर्म, कि अगर आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है ना तो इस फॉर्म को सबमिट करके हमें जमा करवाएं। ठीक है, तो ये हमने उसको नोटिस आया, हमने डिसाइड किया कि इस मीटिंग में हम नहीं जा रहे, किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर लिया। प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के रूल्स क्या है अब वो आपको बता रहा है। सबसे पहली चीज, प्रॉक्सी को मेंबर होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट हो
तो प्रॉक्सी को कौन होना चाहिए? यानी ये नहीं कि कोई भी सड़क से गुजरा आप उसे कहे भाईजान आओ जनरल मीटिंग अटेंड करने का शौक है, ओके मुझे बहुत शौक है, आज तुम्हें प्रॉक्सी बाइंड करके भेजते हैं। प्रॉक्सी को भी मेंबर, हाँ अगर 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 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी पॉइंट किया जा सकता है, तो लॉ कहता है उस सूरत में नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी पॉइंट होगा। ये बात लाजमी याद रखिएगा, केस स्टडी में वो पूछेगा कि मेंबर्स ने इतराज किया है कि ये नया बंदा कौन है, इसको तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं, पता चला वो जो मिस्टर हमीद साहब थे इनका प्रॉक्सी है। तो कहेगा बताइए ये अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है प्रॉक्सी की। हाँ, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो एक नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी पॉइंट किया जा सकता है। इस सूरत में दोनों बातें लिखनी होगी, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या होगा, और अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो क्या होगा। तो पहला रूल क्या पड़ा प्रॉक्सी से रिलेटेड? प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है। दूसरा रूल, एक मेंबर एक प्रॉक्सी, एक मेंबर एक प्रॉक्सी। एक मेंबर एक ही प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर सकता है, एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। अगर वो फॉर्म फिल किया एक की बजाय दो प्रॉक्सीज को उसने नॉमिनेट कर दिया तो गलत किया। अगर एक मेंबर एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाता है तो पहले वाला वैलिड, दूसरे वाला वैलिड के दोनों वैलिड? दोनों ही वैलिड नहीं है। अब केस स्टडी में कहेगा मिस्टर ए मेंबर है, उसके पास 1 लाख शेयर हैं, 60,000 शेयर के लिए उसने मिस्टर बी को अपॉइंट किया प्रॉक्सी, 40,000 शेयर के लिए मिस्टर सी को प्रॉक्सी अपॉइंट किया। बताइए कौन से प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है? कोई भी नहीं, क्योंकि एक मेंबर सिर्फ एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाता है ऑल विल बी वैलिड। अब केस स्टडी में आपसे यही कहेगा कि एक मेंबर है, उसने एक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कराया 10 तारीख को, एक कराया 15 तारीख को। तो कंपनी सेक्रेटरी ने कहा 10 वाला पहले वाला एक्सेप्ट करेंगे, बाद वाला कैंसिल कर देंगे। बताइए कंपनी सेक्रेटरी ने ठीक किया क्या? नहीं ठीक किया। क्यों भला? क्योंकि मल्टीपल प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाएं तो सारे वाइड हो जाएंगे, पहले वाला भी फर्क। फिर प्रॉक्सी फॉर्म साइन कौन करेगा? प्रॉक्सी फॉर्म कौन साइन करेगा? भाई मेंबर करेगा, और कौन करेगा? या उसका ऑथोराइज एजेंट, ऑथोराइज एजेंट जो भी हो। और ये फॉर्म सबमिट करवाना जरूरी है मीटिंग से कम अज कम, मीटिंग स्टार्ट होने से 48 घंटे पहले। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले फॉर्म सबमिट करवाना जरूरी है। हाँ, इसमें छुट्टी का दिन काउंट नहीं किया जाएगा। यानी फर्ज कीजिए मीटिंग है पीर को सुबह 10 बजे, प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाया जुम्मे को शाम 6 बजे। बताइए प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है? वैलिड कैसे है प्रॉक्सी फॉर्म? संडे को शाम 6 बजे सबमिट करवाया, सॉरी फ्राइडे को, जुम्मे को शाम 6 बजे जमा करवाया, तो जुम्मे के कितने घंटे हो गए? 6। हफ्ते के कितने हो गए? 24, 30 हो गए। इतवार 0, छुट्टी काउंट नहीं करना। और पीर 10 घंटे, टोटल कितने हुए? 24। हाँ, तो कितने घंटे पहले जमा करा था? 48 आवर्स। इसका मतलब है 48 आवर्स से कम टाइम रह गया था जब जमा करवाया, ये प्रॉक्सी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कराया जाए। हाँ, यही अगर जुम्मे को सुबह 6 बजे करवाया होता फिर वैलिड होता, फिर वैलिड होता। फिर बात समझ आ रही है? 48 आवर्स कैसे काउंट करने हैं? मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है ना, उस तक 48 घंटे पूरे होने चाहिए, और दरमियान में छुट्टी का दिन आ गया तो उसे काउंट नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर पीर को सुबह 10 बजे मीटिंग है और फॉर्म सबमिट करवाया मंगल को शाम 6 बजे, लेकिन बुध जुम्मे रात जुम्मा 3 दिन ईद की छुट्टियां हैं, मंगल को शाम 6 बजे, मंडे को अगले मंगल को शाम 6 बजे और अगले पीर को मीटिंग है 10 बजे, बुध जुम्मे रात जुम्मा ईद की 3 छुट्टियां, वैलिड है कि नहीं है? वैलिड, वैलिड नहीं है। 48 घंटे पूरे नहीं हुए, 40 हुए। ये तो वही केस आ गया ना, एक दरमियान में वर्किंग डे आता है सिर्फ। एक मिनट, 48 घंटे मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट होना चाहिए। एग्रीड। इसमें हमने पब्लिक हॉलिडे काउंट नहीं करने। अगर मंगल की शाम 6 बजे
प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया गया है, अगर तो सारे वीक में कोई छुट्टी ना होती ना तो ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है, ठीक है, क्योंकि बुध के 24 घंटे, जुमेरात के 48 घंटे तो इधर ही पूरे हो गए, अभी जुम्मा हफ्ता पड़ा तो 48 घंटे पहले ही सबमिट करवाया। लेकिन अगर मंगल को शाम 6 बजे सबमिट करवाया, बुध जुमेरात जुम्मा छुट्टी है ईद की, तो मंगल के कितने घंटे हुए? 6 घंटे। बुध काउंट नहीं करना, जुमेरात काउंट नहीं करना, जुम्मा काउंट नहीं करना, हफ्ते के कितने? 24, 6 और 24 30 हो गए। और इतवार भी काउंट नहीं करना, हॉलीडे है, पीर 10, हाँ जी 40, 48 घंटे नहीं हुए ना, तो ये इनवैलिड है। अगर मीटिंग रात को हो तो किस वक्त? रात के 10, तो फिर वैलिड है, फिर वैलिड है। एवरी मेंबर कैन इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म। अगर कोई प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना चाहे कि भाईजान ये का मुंह उठा के आओगे हो, हाँ तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने नहीं आने दिया। तो वो कहेगा सर आप मेरा प्रॉक्सी फॉर्म देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, मैं प्रॉक्सी हूं, मैं घूमता फिरता नहीं आया। अगर कोई दूसरा मेंबर किसी को शक हो, दहशतगर्द तो नहीं आ गया कोई, और उसका प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना चाहे, चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कंपनी शैल नॉट रिजेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल कंडीशन। अगर देखें, जो लॉ ये कहता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ये लिख दी है ना, प्रॉक्सी से रिलेटेड सिर्फ यही रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी अपनी तरफ से कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो उसे नल एंड वाइड करार दे। जैसे अगर कंपनी अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट ऐड कर ले कि जी 48 घंटे नहीं 72 घंटे पहले सबमिट करवाए, और अगर कोई 50 घंटे पहले सबमिट करवाए तो कंपनी के हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो इस केस में लॉ ये कहता है कि कंपनी प्रॉक्सी से रिलेटेड कोई एडिशनल कंडीशन इंपोज नहीं कर सकती, प्रॉक्सी से रिलेटेड। और अगर कोई एडिशनल कंडीशन इंपोज कर भी दे तो उसकी पाबंदी करना शेयर होल्डर पे लाजिम नहीं, और कंपनी अगर शेयर होल्डर पाबंदी नहीं करता उसकी, कंपनी उसका प्रॉक्सी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगी। एडिशनल कंडीशन का पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉक्सी के राइट्स क्या हैं? सर ये 48 आवर्स जो है इससे पहले वैलिड होगा, इसके बाद वैलिड होना है? 48 आवर्स से पहले जमा करवाना जरूरी है मीटिंग के। जी बिल्कुल, मीटिंग, हाँ जी, उसके बाद इनवैलिड है। यानी आपने लेट नहीं होना, ठीक है, लेट नहीं होना, कोशिश करनी है मीटिंग से तकरीबन 2 दिन पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवा दें, लेट नहीं होना। 3 दिन पहले करवा सकते हैं, 4 दिन पहले करवा सकते हैं, 5 दिन पहले करवा सकते हैं, 1 दिन पहले नहीं करवा सकते, ठीक है, 1.5 दिन पहले भी नहीं करवा सकते। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ जी। यानी बिफोर 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स नहीं लिखा हुआ, बिफोर 48 आवर्स, मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले सबमिट करवाना चाहिए। राइट्स क्या है प्रॉक्सी के? टू अटेंड, टू वोट, स्पीक एट जनरल मीटिंग, टू बी काउंटेड फॉर कोरम। वोट का राइट किस केस में है? पोलिंग में। और कोरम के लिए भी जब काउंट होगा ना, कोरम 2 तरह का होता है, जनरल मीटिंग का कोरम 2 तरह का होता है, एक वोटिंग पावर की बेस पे और एक नंबर ऑफ मेंबर्स की बेस पे, कि कम से कम 10 लोग होंगे जिनके पास 25% वोटिंग पावर होगी तो कोरम होगा। इसमें याद रखिएगा प्रॉक्सी को जो गिनना है ना, वो 25% के लिए तो गिनना है कि प्रॉक्सी के पास कितने शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट के लिए मैं इसको नहीं गिनना। जिस तरह वोटिंग का राइट है, लेकिन एक केस में उसे ऐड कंसीडर करते हैं, एक केस में नहीं करते। उसी तरह कोरम में भी 2 तरह के कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट में प्रॉक्सी को ऐड करते हैं, कंसीडर करते हैं, एक में कंसीडर नहीं करते। ये हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको शेयर कर दिया कहीं उधर जाके फिर उसी तरह परेशान ना इधर हो गए थे कि सर आपने तो पढ़ाया था प्रॉक्सी का राइट है वोट कास्ट करने, तो ये शो ऑफ हैंड में क्यों लिखा प्रॉक्सी कैन नॉट वोट? कंफ्यूज हो गए थे ना थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने बताया नहीं, वो कंसेप्ट तो पोलिंग के लिए था। उसी तरह आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कि कोरम के लिए प्रॉक्सी को काउंट करना है, तो फिर ये भी पढ़ेंगे कि परसेंटेज में जब कोरम देख रहे होंगे ना तब प्रॉक्सी को काउंट करना है, जब नंबर्स में देख रहे होंगे प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना। प्रॉक्सी का राइट है टू डिमांड पोल, पोल को डिमांड करना चाहे तो कर सकता है। और फिर आर्टिकल्स कैन नॉट चेंज राइट्स ऑफ प्रॉक्सी, आर्टिकल अगर चाहे तो प्रॉक्सी के राइट को चेंज, आर्टिकल में अगर लिखा हो कि प्रॉक्सी बाकी को तो काम कर सकता है, पोल डिमांड नहीं कर सकता, तो ये आर्टिकल्स की प्रोविजन वैलिड है, वॉइड है। शाबाश, प्रॉक्सी के राइट्स क्लियर हो गए। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन किस पोर्शन में से आते हैं? प्रॉक्सी में से। प्रॉक्सी फॉर्म पे साइन कौन करेगा? मेंबर।
रिप्रेजेंटेटिव किसी को अपॉइंट करना है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी पे कौन साइन करेगा? कंपनी साइन करेगी। कंपनी के कौन से हाथ होते हैं? किस हाथों से कंपनी साइन करेगी? कंपनी नहीं करेगी, कंपनी नहीं करेगी, कंपनी के ऑथोराइज ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ऑथोराइजेशन से अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाएगा किस बंदे को? जो बंदा हो। सही कहा, सही कहा, सही कहा। मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट करने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म नहीं बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी, एक क्वेश्चन में उसने वर्ड प्रॉक्सी फॉर्म यूज कर लिया, कंटेक्स्ट नहीं था उसका ठीक, लेकिन आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ लेना कि वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने कहा कि हमने किसी को प्रॉक्सी पॉइंट करना है तो पावर ऑफ अटॉर्नी कितना अरसा पहले सबमिट करवाना चाहिए, तो हमने उसे ये नहीं कहना कि इसमें तो पावर ऑफ अटॉर्नी होता नहीं, प्रॉक्सी फॉर्म है, बल्कि जो उसने टाइम पूछा है वो बताना चाहिए कि मीटिंग स्टार्ट होने से कम 48 घंटे पहले सबमिट करवा देना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव के दो केसेस हैं। नंबर एक, कंपनी, अगर कंपनी कोई मेंबर है या क्रेडिटर है तो कंपनी ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, और अगर गवर्नमेंट कोई मेंबर या क्रेडिटर है तो रिप्रेजेंटेटिव किसने अपॉइंट करना है? गवर्नमेंट ने। कंपनी चाहे तो किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है कि वो मीटिंग जाके अटेंड करे इसके बिहाफ पे, वो चाहे मेंबर है चाहे नहीं है, किसी भी, एनी इंडिविजुअल मींस एनी इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन कौन इंडिविजुअल होगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसाइड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उन्होंने किस मेंबर को, किस पर्सन को ये अथॉरिटी देनी है कि वो कंपनी के बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड करे। तो वो पर्सन जो भी है वो ऑथोराइज्ड बाय डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन में उस बंदे का नाम लिखा होगा कि मिस्टर ए को ऑथोराइज किया जाता है वो मीटिंग को अटेंड करे, लेकिन जब मिस्टर ए पहुंचेगा ना दूसरी कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, वो कहेंगे दिखाओ तुम्हें कंपनी ने कहां ऑथोराइज किया है, तो वो मीटिंग के मिनट्स नहीं दिखाएगा कि जिस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास की है, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। क्या करेगा? क्या दिखाए? वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाएगा। फिर इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इसके सेम राइट्स और पावर्स होंगे जो कंपनी के हैं, यानी कंपनी के जो भी राइट्स हैं, जो भी पावर्स हैं, किसी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया तो उसके भी वही राइट्स होंगे। गवर्नमेंट ने इसी तरह किसी भी इंडिविजुअल को चाहे तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, गवर्नमेंट खुद ऑथोराइज करेगी, गवर्नमेंट का अपना प्रोसीजर, गवर्नमेंट की बोर्ड मीटिंग थोड़ी होती है। गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऑफिशियल होगा, सेक्रेटरी होगा जो कि किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देगा कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड कीजिए। इसके सेम राइट्स होंगे जो कि गवर्नमेंट के हैं, इंक्लूडिंग पावर टू अपॉइंट प्रॉक्सी, यानी ये वाला रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ये अगर चाहे तो प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है। ये वाला राइट कंपनी के केस में नहीं था, ये राइट किस केस में है? गवर्नमेंट। तो आपने गवर्नमेंट के केस में लिखना है, कंपनी के केस में नहीं। कौन सा राइट? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, आपने कहना है अगर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है तो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर हुआ? दो कंसेप्ट स्टडी किया आज हमने, एक कौन सा किया? प्रॉक्सी, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, प्रॉक्सी कोई नेचुरल पर्सन अगर किसी को खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, किसी को अपॉइंट करना चाहे उसके लिए प्रॉक्सी का कंसेप्ट है, और अगर आर्टिफिशियल पर्सन जो कि खुद कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता वो किसी को अपॉइंट करना चाहे उसके लिए प्रॉक्सी का रूल्स क्या, जल्दी से बताइए। प्रॉक्सी का एक मेंबर होना लाजमी है अनलेस आर्टिकल्स अलाउ नॉन मेंबर टू बी अपॉइंटेड। फिर प्रॉक्सी फॉर्म, एक मेंबर एक ही फॉर्म सबमिट कराएगा, मल्टीपल फॉर्म सबमिट कराएगा, सारे वाइड हो जाएंगे। मीटिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले सबमिट करवाना है, ऑथोराइज्ड बाय मेंबर और उसका एजेंट होने चाहिए, साइंड बाय। और कंपनी एडिशनल कंडीशन इंपोज नहीं कर सकती, अगर कोई एडिशनल कंडीशन इंपोज करेगी मेंबर्स के लिए उसको मानना लाजमी नहीं है, ना ही कंपनी इस बेस पर रिजेक्ट करेगी कि मेंबर ने एडिशनल कंडीशन को नहीं माना। राइट्स प्रॉक्सी के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर ये कंसेप्ट? चलिए ये होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।